हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग के इस चैनल के जो लाड़ प्यार था और जितना समर्थन था उससे आज बेहद ही खुशी मिल रही है। फ्रेंड्स, आपकी मदद से आज मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट और व्यूअर की लिस्ट काफ़ी अच्छा हो गई है। इसके लिए आप सबों को पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी थैंक्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के प्यार समर्थन अगर ऐसा ही बना रहा तो बहुत जल्दी हम आगे ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने समर्थन ऐसे ही बनाए रखिए। इसके लिए आपको मेनी थैंक्स और काफ़ी तहे दिल से आपको धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। ये हम आज लेकर आए आपके लिए इवनिंग सेशन, और आज के सेशन में हम स्पेशली एक चीज डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में चर्चा हम 2-3 क्लासेस से कर रहे थे। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्विज, धातु और अधातु चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्विज, अर्थात मेटल और नॉन मेटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन सभी चीज़ों का विश्लेषण आज की क्लास में देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस चैनल के थ्रू से कंटिन्यू लाइव सेशन में बने रहें। फ्रेंड्स, अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को जैसे शेयर करते आ रहे हैं प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके। फ्रेंड्स, ये प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव सेशन आता है जिसमें हम लोग क्लास 10th और 12th दोनों की क्लासेस देखते हैं। मॉर्निंग सेशन भी आता है जिसमें हम लोग यूपीएससी अर्थात कि आईएएस और पीसीएस की क्लासेस देखते हैं। और आज का मॉर्निंग सेशन जो था वो तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आप लोग का मिला, जिसमें हमने यूपीएससी आईएएस के कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया हम लोगों ने। काफ़ी लंबा सेशन हो जा रहा था, इस वजह से अगले पार्ट में अर्थात कि उसे 2-3 पार्ट में कर दिया हमने। बाकी क्वेश्चन को हमने कल के पार्ट में रखा है। इसलिए आप लोग का सेशन, आप लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला उस वीडियोज़ के लिए। इसलिए आप लोग भी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। लेकिन अगर अब तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हर स्टूडेंट, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मन में अगर आईएएस बनने का सपना है तो एक बार उसके क्वेश्चंस को भी देखना तो बनता है ना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का ऑब्जेक्टिव क्विज, और इसी बात के साथ कि आप इस लाइव सेशन में कंटिन्यू बने रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का इवनिंग सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। ऑब्जेक्टिव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक पॉइंट जो छूटा हुआ है उसे भी तो पूरा कर ले। एक पॉइंट संचारण हमारा अभी छूटा हुआ है। इस पॉइंट को अगर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप कहेंगे कि सर तो छोड़ के आगे टॉपिक भाग रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए थोड़ा सा संचारण के बारे में जानेंगे, उसके बाद संचारण से कैसे संरक्षण होना है उनके बारे में जानेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पिछले टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन उसे आप देख लीजिए, ताकि अगर आपको डाउट हो तो उसे आप क्लियर कर लें। पहला नंबर चीज़ कहता है कि धातु, कह रहा है निम्नलिखित निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या होता है भाई? तो मिट्टी के अंदर से खोदकर जिसे भी आप निकालोगे वो सभी जो धातु के अवशेष वाले पदार्थ होंगे वो सभी खनिज ही तो है। दूसरा नंबर चीज, अयस्क क्या है? अयस्क किसे कहेंगे बाबू? तो अयस्क जिससे आसानी से धातु प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से प्राप्त की जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए, अगर सेशन को ज्वाइन करने से पहले कम से कम आप लोगों ने 10 आदमी को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप शेयर कीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए सेशन। थोड़ा सा क्या होगा इससे कि और ज़्यादा कंपटीशन होगा जब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो खास तौर से जब सेशन ज्वाइन करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन का तब। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपने कर दिया है तो फटाफट एक बार थम्स अप कीजिए और लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। मैं देखता हूँ कि मेरा जो होता है व्यूअर अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं आजकल, लेकिन क्या है कि आप लोग का लाइक थोड़ा सा कम हो रहा है। सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? मज़ा नहीं आ रहा है क्या सेशन में अगर आ रहा है मज़ा, अगर बेहतर आप फील करते हैं तो प्लीज़ 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 आप सेशन को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बात आती है कि अयस्क, अयस्क का मतलब क्या? खनिज ही अयस्क है, लेकिन वैसे खनिज को अयस्क कहेंगे
जिससे हम आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो हमें आसानी से धातु दे दे उस अयस्क को हम क्या कहते हैं, उसी खनिज को हम अयस्क के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे तो अयस्क। और तीसरा आपका गैंग हमने बताया था जो भी अशुद्धि, अर्थात कि जो भी अशुद्धि आपके उसमें अयस्क में पाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, गैंग के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों डिफिनेशन आपको कुछ भी याद करने की रटने की जरूरत नहीं होगी। आपने मेरा सेशन देखा, याद हो गया होगा आपको। ऐसे ही खनिज जो मिट्टी से खोद कर निकाला जाए, और अयस्क जिस खनिज से धातु प्राप्त किया जाए, और तीसरा जो धातु के अंदर जो अयस्क के अंदर जो अशुद्धि है उसे कहेंगे गैंग। एक चीज से आपने तीनों फॉर्मूला तीनों परिभाषा याद कर लिया। आपको बताओ रटने की बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? कभी रिवीजन के लिए एक बार एग्जाम पास आ जाए तो रिवीजन के लिए एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ताकि आपका सेक्शन रिवाइज हो जाए। इसलिए मैं डिलीट नहीं करूंगा यहाँ से एक भी वीडियोज। जब भी एग्जाम कोई पास आए तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्किप करके जो पॉइंट समझ में आ गया उसे स्किप करके ही सही, लेकिन जरूर आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्या होगा कि आपके एग्जाम को बूस्ट कर देगा। हालांकि मैं एग्जाम से पहले आपको बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे सेशन लाऊंगा जिसमें कंप्लीट कम समय में ज़्यादा कंटेंट्स होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके ये आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब दो धातु के नाम बताइए भाई जो प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने बोला जो आपको मुक्त अवस्था में मतलब क्या, अभिक्रियाशील समूह के सबसे निचले स्तर पे, तो आपको क्या लिखना है, AgAu, ठीक है। मतलब क्या, गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ फ्रेंड्स? आसानी से याद रहेगा। मुक्त अवस्था में जो सबसे कम अभिक्रियाशील हो, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, सोना और चांदी, क्योंकि आप गहने पहनते हैं सोना और चांदी के, और आप देखते हैं कि उसमें जंग नहीं लगता है। मतलब क्या है कि वह सामान्य फॉर्म में रहेगा फिर भी उसमें जंग नहीं पकड़ेगा। है इंपॉर्टेंट, है ना इजी तरीका, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। सिर्फ आप अपने लाइफ को ऑब्जर्वेशन करो। सेकेंड नंबर हो गया आपका। थर्ड नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का यूज आप करते हैं? बताओ, धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करना है तो क्या कीजिएगा? जब धातु का ऑक्साइड से हमें प्राप्त हो गया तो धातु के ऑक्साइड से तो बहुत सारी विधि है आपको। अब आपको बताना है कि कौन सी विधि है जो धातु के ऑक्साइड से धातु को शुद्ध रूप में आपको प्राप्त करके देगा। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, किस विधि के द्वारा आप ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे? जल्दी कीजिए। नहीं बताइएगा तो मैं फटाफट बताऊंगा ना, मैं टाइम तो नहीं लूंगा, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव सेशन भी करना है। ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं करूंगा तो कल से कहेंगे कि सर बोलते कुछ और है करते कुछ और, इसलिए मैं तो ऑब्जेक्टिव सेशन आज जरूर करूंगा एकदम फ्रेंड्स। और थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब बताओ ऑक्सीजन को यहाँ से अलग करना है भाई, किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन को बाहर निकालो। बताओ फ्रेंड्स कौन सा रिएक्शन होगा? वो अवकरण का होगा कि नहीं होगा? अवकरण का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अवकरण का मतलब क्या, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकले। बताओ फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए कौन सी अभिक्रिया चाहिए? अवकरण की अभिक्रिया। और ऑक्सीजन को अगर इन करना है तो कौन सी अभिक्रिया चाहिए? ऑक्सीकरण। अपचयन और उपचयन के टर्म में भी मैंने बताया था आपको। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का टूटना, उपचयन का मतलब आके जुट जाना। अब बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को? क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कुछ लगता है क्या कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? खनिज, अयस्क और गैंग आसानी से जो धरती से निकाला जाए, खनिज जिनसे धातु प्राप्त हो, अयस्क, और जो अशुद्धि हो उसे गैंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का द हिंट। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक अवस्था मुक्त, सोना चांदी, हटा दो भाई। तीसरा नंबर, धातु का ऑक्साइड से प्राप्त करना है आपको शुद्ध धातु यानी ऑक्सीजन को करना है बाहर, विधि कौन सा लगेगा? अवकरण। खत्म। बताओ 1 मिनट का भी टाइम लगेगा 3 क्वेश्चन के आंसर करने में। समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ कि सर हम फास्ट बता रहे, नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसा चीज है इसमें जो उसे दोबारा समझाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को मैं कितना बार समझाया हूं आपको? बताओ, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्या आपको?
अवकलन, अपचयन, उपचयन को मैंने कितना बार समझाया आपको एक एक पॉइंट को, इसलिए अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए खुल के अब पढ़ो। आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप हमारे वीडियोस को, हमारे सेशन को कंटिन्यू देखते हो, तो आपको थोड़ा सा भी टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले टॉपिक संचारण को। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग टॉपिक संचारण। देखिए संचारण क्या कहता है। संचारण का आम भाषा में हम कहते हैं जंग का लगना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जंग लगना। जंग लगना तो सभी ने देखा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, किसी को कभी भी कोई डाउट नहीं होगा जंग लगने में, क्योंकि जंग जब भी लोहे की कोई बर्तन जब या लोहे की कोई सामान जब रखी जाती है पानी में ज़्यादा दिनों तक, तो उसमें जंग लगने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब संचारण के लिए आप इस चीज़ के बारे में अध्याय फर्स्ट में ही पढ़ा दिया गया, जो आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण वाला, जो रासायनिक अभिक्रिया की पहली चैप्टर पढ़ी थी, उसी में आपने पढ़ा था संचारण के बारे में। याद होगा सब किसी को? अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैंने उस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जरूर हम आपके लिए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, खुली वायु में कुछ दिनों तक अगर छोड़ दीजिए सिल्वर की वस्तुएं, तो ये धीरे धीरे कैसी पड़ने लगती है? काली पड़ने लगती है। देखे होंगे कि ज़्यादा दिनों तक आप रहते हैं तो कभी कभी चांदी की चीज़ें भी काली पड़ने लगती है। भाई क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिल्वर जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है? सिल्वर के सल्फाइड की परत बना देती है। अर्थात कि सिल्वर जो है अभिक्रिया कर सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की परत बन जाती है। सल्फाइड की परत मतलब सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करने के बाद ऊपर एक परत सी बन जाती है, सल्फाइड की परत बन जाती है। और सल्फाइड की परत बनने की वजह से कलर कैसा लगता है? आपका काला लगता है। और तुरंत भाग के आप जाते हो उस ज्वेलरी वाले के पास, भाई आपने कैसा चांदी दिया कि इस ये तो काला हो गया, आप रिटर्न कर दो। और वो बोलता है क्या कि आपको लगेगा 200 रुपये में ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं करता वो, नींबू और पानी से साफ कर देता है, एसिड से साफ कर देता है, फिर से आपका चांदी नया हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात क्या कि जो भी चीज सिल्वर के ऊपर जो है काला परत बनता है, क्या है? इसका संचारण ही तो है। दूसरी अगर कॉपर की चीज देखो तो कॉपर के ऊपर थोड़ा सा अगर नमी वाले स्थान पे रख दो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करेगा और इनकी रंग धीरे धीरे चमक जो होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप थोड़ा सा तांबा का चीज कुछ दिनों तक खुला छोड़ दीजिए, ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके इस पर हरे रंग की हल्की हल्की परत सी चढ़ने लगती है। और हरे रंग की जो परत चढ़ती है वह क्या है? यह है आपका कॉपर कार्बोनेट की परत, जो कि आपको क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात CO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट। और एक कार्बोनेट की परत क्या होती है? इसके ऊपर अर्थात कि कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से उसमें आपको संचारण अर्थात कि उनकी एक चमक जो होती है धीरे धीरे नष्ट महसूस होती है। फ्रेंड्स, तो ये भी तो संचारण ही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक लोहे की किसी भी वस्तु को आप छोड़ दीजिए धूप में, पानी में, धीरे धीरे उस पर एक भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी। और भूरे रंग की जो परत चढ़ेगी वो भूरे रंग की परत हमें क्या डिनोट करती है? कि जो भूरे रंग की इस पर परत चढ़ेगी, यह परत हमें डिनोट करती है कि इस पर क्या लग गया है? जंग लग गया है। इसे साफ करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग सीरीज कागज या बहुत तरह की अन्य मटेरियल का यूज करके इसे साफ करके फिर उस पर पेंट कर देते हैं ताकि जंग फिर दोबारा से नहीं लग पाए। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? संचारण, संचारण का मतलब किसी वास्तविक धातु के ऊपर कोई अलग से परत चढ़ जाएगा। कोई ऊपर से परत इसको क्षय करने वाला, नष्ट करने वाला जब चढ़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? संचारण के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स, संचारण क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है संचारण? सबको फटाफट कमेंट्स करो, संचारण क्लियर है कि नहीं? किसी नॉर्मल धातु के ऊपर जब कोई भी बेकार पदार्थ अशुद्धि के रूप में जब परत जम जाती है, उसी को किस नाम से जानेंगे? संचारण के नाम से जानेंगे। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। संचारण का मतलब जंग लगना, कवर खराब करना। देखिए, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है आपको, ठीक है? अब प्रैक्टिकल क्या है जरा सा आप भी ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ आपके घर पे अवेलेबल है। मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ आप ले सकते हैं। 3 पड़क नली लिया गया है, आप शीशे की 3 गिलास ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
सबके घर अवेलेबल होगा। इसमें कुछ चीज़ें जो कि अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इस वजह से कुछ तो इसमें पार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिकांश बात चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि जंग लगे लोहे की कील को आप जल में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? ये आपका जल का लेयर है, ये आपका, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वाटर का लेवल, क्या फ्रेंड्स? वाटर। और आपने क्या किया? बाहर से एक कील डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? कील। उस पर क्या लगी है? जंग। और यहाँ पर एक और चीज आपने दे दिया कि वायु की उपस्थिति। तीनों चीज अवेलेबल है, जल है, लोहा है और वायु है। बताओ जब मिलेगा वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ऑक्सीजन दिखते ही रिएक्शन की क्रिया जो होगी कि नहीं? बताओ। O2 को देखते ही जंग में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। और ऑक्सीकरण होकर क्या करेगा? उसकी जो बाहरी परत होगी आपकी जो आयरन की, वह नष्ट करेगा। दूसरे केस दीजिए, देखिए दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में आपका क्या है वो कंडीशन आप जरा ऑब्जर्व कीजिए। वायु है, तेल भी है, लेकिन मटेरियल जो है आपका, यह जो आपका लोहा है, आयरन है, वह कंप्लीटली तेल के अंदर, सॉरी जल के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर तेल की परत चढ़ी हुई है। अब तेल की परत चढ़ी हुई है तो बताओ क्या वायु जल के अंदर प्रवेश कर पाएगा क्या? तेल की परत चढ़ी हुई है और वायु अंदर जा पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। अर्थात कि वायु को जल में घुलने से रोकता है कौन? जो ऊपर तेल की परत ये वाली दिख रही है आपको, रोकता है, जिसके वजह से वायु नीचे नहीं जाती है। और जब तक बेचारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक रिएक्शन की क्रिया होनी नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया होनी नहीं है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो जंग लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इसमें भी इसमें जंग नहीं पकड़ेगा। तीसरे ऑप्शन देखिए कि इसमें वायु है, लेकिन कैसी वायु है? शुष्क वायु। उसके बाद क्या? इसमें आपका निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, अर्थात कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इसमें है। वो भी निर्जल, मतलब कि इसमें जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से आपने क्या डाल दिया? इसमें आपने डाल दिया लोहे की छोटी छोटी कील। अब जब शुष्क है, शुष्क वायु है, तो इस कंडीशन में बताओ रिएक्शन की क्रिया होगी कि नहीं होगी? बताओ फटाफट। जब निर्जल है, जब वायु की उपस्थिति होगी, शुष्क अवस्था में है, बताओ रिएक्शन की क्रिया होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताइए। तो बताओ फ्रेंड्स फटाफट कि कौन होगा, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उस पर जंग पकड़ेगा कि नहीं? भाई बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पकड़ने के लिए चाहिए कम से कम आपको H2O, अर्थात कि जल, और प्लस में चाहिए ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें जब तक साथ में नहीं मिलेगा तब तक रिएक्शन, संचालन की क्रिया कभी नहीं होने वाली है। अर्थात कि देखो लास्ट वाले में वायु तो मिल गई है, लेकिन जल का कोई अवशेष उपलब्ध है क्या? ये पहले ही कह रहा है कि ये निर्जल है। जब निर्जल का कंडीशन आ गया कि ये निर्जल है, तो निर्जल के कंडीशन आते ही इसमें तो जल का कोई चांस ही नहीं बनता ना। इसलिए यह जो रिएक्शन होगा, इनके अंदर रिएक्शन नहीं होगी और इन पे जंग किसी भी स्तर में नहीं लगेगा। अर्थात कि सिर्फ फर्स्ट पे जंग पकड़ेगा, जबकि बाकी सेकेंड और थर्ड में कोई भी जंग पकड़ने की प्रोसेस उत्पन्न नहीं हो सकती है। बताओ फ्रेंड्स, संचारण की क्रिया सबको समझ में आई कि नहीं? संचारण की क्रिया सबको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अगर क्लियर है तो देखते हम लोग आगे की बात। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा? संचारण से सुरक्षा। अब तो ये तो था हमारा संचारण की प्रॉब्लम जो होती। अब कह रहा है कि संचारण से आप बच कैसे सकते हैं। अब हमको बचाइए भाई, कह रहा है कि संचारण से बचाइए। तो बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग मेथड है आप जिसका यूज कर सकते हैं। पहला नंबर चीज तो या तो आप पेंट कर दीजिए। पहला काम क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए।
जब तेल से संचारण की क्रिया ऑक्सीजन आपका क्या कहते हैं जल नहीं पी पा रहा है, इसलिए तेल लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। ग्रीस का यूज कीजिए, जो कि आप लोग देखते होंगे साइकिल या फिर बाइक के जो आपका चैन वाला होता है उस वाले सिस्टम में देखा होगा, चाहे छोटे छोटे जो बॉल लगे होते हैं जिसमें चक्का उस पर मूव करता है, ठीक है, उस वाले पार्ट में देखा होगा आपने छोटे छोटे बॉल होते हैं उसमें लगाया जाता है आपका ग्रीस। तो ग्रीस, उसके बाद क्या, लोहे के वस्तुओं पर क्या कीजिए, जस्ता का कवर चढ़ा दीजिए, अर्थात कि विद्युत लेपन कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको विद्युत लेपन विधि के बारे में कि आपका वैद्युत अपघटन मेथड, जिसमें मैंने बताया था आपको सोने की पानी चढ़ा देनी होती, किसी भी धातु पे चढ़ा दो लगेगा कि वस्तु सोना का ही है, ठीक है। तो वह आप अगर पानी चढ़ा दो अर्थात कि लोहे की परत पर अगर किसी अन्य वस्तु की अर्थात कि अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाए तो जिसकी वजह से वो धातु जो होता है लोहा के संपर्क डायरेक्ट वायु और जल से नहीं हो पाता, जिनके वजह से हम क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि क्रोमियम का लेपन कर दीजिए, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना दीजिए। मिश्र धातु बनाने का मतलब है, एनोडीकरण का मतलब क्या, विद्युत अपघटन का मेथड। एनोडीकरण मतलब क्या, एप का मतलब क्या, एनोड पर पॉजिटिव होगा, और मैंने बताया था कि अशुद्ध धातु किस पे रखना है आपको, कैथोड पे, कौन पे, अर्थात क्या, कैथोड निगेटिव पे रखना है आपको क्या, अशुद्ध, और शुद्ध रूप में परत जाके कहाँ चिपकेगी, एनोड के ऊपर चारों तरफ से घूमेगी, अर्थात इस पर आके चिपकने वाली है, तो इस पर चिपकेगी एनोड पर, तो इससे हम एनोडीकरण भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एनोड पर आके चिपका तो इससे एनोडीकरण कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। या फिर आप मिश्र धातु बना लीजिए, मिश्र धातु मतलब 2-3 धातु को मिलाइए और एक नया पदार्थ बनाइए। जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील है, कभी देखते हैं घर में जो स्टील का बर्तन उसमें जंग पकड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। क्यों पकड़ेगा भाई, उसमें तो आपका आयरन है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, अलग अलग मटेरियल्स में जब मिक्स कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है लोहा का अपना अस्तित्व कंप्लीट खत्म हो जाएगा, जिनके वजह से आपका क्या होगा, यह वायु और जल के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी कोई भी प्रभाव उस पदार्थ पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप मिश्र धातु बनाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। अर्थात क्या, धातु के गुणधर्मों को अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या कर सकते हैं, जो शुद्ध अवस्था में धरती में पाई जाती है वह आपका धातु जो होता है वह धातु तो आपका इनसे बच जाता है, अर्थात कि उनके अंदर ये क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब उस अयस्क से शुद्ध रूप में जब धातु आप प्राप्त कर लेते हैं, अयस्क जब तक रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, लेकिन जब धातु प्राप्त कर लीजिएगा तो ऑक्साइड बना के फिर अयस्क की कंडीशन में आने के लिए फिर से वो रिएक्शन की क्रिया करेगा, अर्थात कि उस पर क्षय लगेगा, संचारण की प्रॉब्लम होगी। इस संचारण की प्रॉब्लम के कारण ये क्या हो सकते हैं कि आपका जो धातु है वो खराब हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों का आप रखेंगे ध्यान। क्लियर है फ्रेंड्स, अर्थात संचारण की क्रिया मतलब किसी सिंपल धातु के ऊपर किसी अशुद्धियों का परत लग जाना, परत चढ़ जाना, और परत किसके वजह से चढ़ेगा, तो परत सिर पर सिर पर चढ़ेगा किसके वजह से, H2O और प्लस में O2 के संपर्क में आने से। H2O और O2 के कांटेक्ट में आने की वजह से अगर बनेगा तो समझ जाइए कि आपका हर जगह जल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, दोनों चीज़ अवेलेबल होगा एक साथ, तब पकड़ेगा जल, ठीक है। अगर बचाना है आपको तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रटना नहीं, सिर्फ मेरी बात समझ लो एक बार, आपको रटना नहीं है। क्या कहते हैं, जंग लगने के लिए क्या चाहिए, जल और ऑक्सीजन, और जंग से बचाने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई ऐसा मेथड जो इसको वहाँ पर एंट्री नहीं करने दे, दोनों में से किसी एक को रोक देगा, समझिए कि संचारण की क्रिया रोक दिया। पेंट लगा दिया उस पर आपने, जल वहाँ तक नहीं पहुँची, संचारण से बच गए, आपकी सुरक्षा हो गई। क्या कर दिया आपने, ग्रीस लगा दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेयर नहीं पहुँच पाया, लो भाई बच गया। तेल लगा दिया आपने, जल की मात्रा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लो बच गया आपका धातु। मतलब क्या है, किसी भी मेथड से आपको क्या करना है, जल और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से आपके धातु को रखना है दूर। अगर दूर रहेगा धातु, उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा जल और ऑक्सीजन, आसानी से बन सकता है आपका, आसानी से बच सकता है आपका धातु। इसलिए संचारण से बचने का सिर्फ एक ही माइंड मेकअप कर लीजिए कि किसी भी तरह में जल और ऑक्सीजन से बचा के रखना है। फ्रेंड्स, ये थे आपके संचारण के कॉन्सेप्ट। बताओ किसी को डाउट है इसमें तो
फटाफट हमें कमेंट्स करो। अगर डाउट किसी को लग रहा है तो, किसी को लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए हमें कमेंट्स करो। अगर डाउट नहीं लग रहा है तो फिर आगे की सेशन हम लोग देखेंगे, आगे की बात। बताओ फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बोलिए फटाफट। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव सेशन में। अब सीधा चलते हैं। हालांकि एक बार देख लेते हैं नीचे कोई सेज कुछ बच तो नहीं रहा है ना। चलिए भाई साहब कुछ नहीं बच रहा, अब तो खत्म हो गया सब। ठीक है, क्वेश्चन से कहिए तो देख लेते हैं, फिर बाद में नहीं कहना कि सर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया। देख लो फटाफट क्या कह रहा है। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड के निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। अर्थात कि जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। क्या कह रहा है आपको कि आपको जिंक को जब जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म कीजिएगा तो आपको जिंक शुद्ध रूप में प्राप्त होगा, मैग्नीशियम प्राप्त होगा। आपको कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इन निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। अर्थात कि जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। एक बार जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म किया गया, एक बार मैग्नीशियम के साथ गर्म किया गया, एक बार कॉपर के साथ गर्म किया गया। और पता है जब ऐसी क्रिया होगी तो कौन सी क्रिया होने वाली है? विस्थापन की क्रिया होने वाली है। और विस्थापन की क्रिया में हम लोग क्या देखते हैं? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वो पहले रिएक्शन करेगा, जगह पकड़ेगा, और जो कम पावरफुल साइड हो जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात कि इसमें विस्थापन की अभिक्रिया पे दे भी दिया, विस्थापन की अभिक्रिया घटित होगी और विस्थापन की अभिक्रिया में देखना है कौन ज़्यादा पावरफुल। जो ज़्यादा पावरफुल वो रह जाएगा और जो कम पावरफुल वो हट जाएगा। जब जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ रिएक्शन कराइएगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या कीजिए, जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक का रिएक्शन कराइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि जिंक है और जिंक ऑक्साइड है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम का जब जिंक के साथ कराइएगा तो मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल, जिंक कम पावरफुल, मैग्नीशियम उसको कर देगा रिप्लेस। कॉपर के साथ कराइएगा तो कॉपर करेगा जिंक को रिप्लेसमेंट, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक हो जाएगा साइड। क्लियर है? इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड तीनों को इनके साथ करा लेना है, एक एक उसमें कॉमन रहेंगे और बाकी सबको रिप्लेसमेंट करता रहेगा। रिप्लेस किस मेथड पे करेगा? अपने अभिक्रियाशील गुण के आधार पे। और अभिक्रियाशील गुण हमने बताया था किस आधार पे मापते हैं? अभिक्रियाशील गुण मापने के लिए हमने बताया था आपको कि बस एक ही मेथड है कि आउटर मोस्ट में कितने सेल है उसके आधार पे देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनके कितने आपके रिएक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बस उसको देख लीजिए, उसके आधार पे आप पहचान सकते हैं। जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 होगा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। या फिर जिनके आउटर मोस्ट में कितना हो, ज़्यादा आपका 7 हो या फिर आपके 6 हो, ठीक है, ये ज़्यादा आपके पावरफुल होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालिए, उसके बाद उनके रिएक्टिव को देखिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट रह जाए, अगर लगे कि नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक चैप्टर लेकर आएंगे, एक टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम रिएक्शन को समझा देंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? भाई आसानी से संरक्षित सिर्फ वही धातु नहीं हो सकती है जो वायुमंडल के जल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में असमर्थ है। और सिर्फ वो रिएक्शन कौन नहीं करेगा? जो वायु के साथ और जल के साथ सबसे कम अभिक्रियाशीलता दिखाता है, और वो है आपका कौन? सोना। सोना, ठीक है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ही ऐसा है जो क्या कर सकता है? अभिक्रियाशील सबसे कम होता है और यह संक्षारण होने से आसानी से इससे बच सकता है। मिश्र धातु क्या होता है? जब 2 या उससे अधिक धातु को एक साथ मिला के मर्ज किया जाता है और जिससे एक नया पदार्थ प्राप्त करते हैं, वह पदार्थ ही हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब जब 2 या 2 से अधिक धातु को एक साथ मिलाइए और मिलाकर दोनों को मिक्स कीजिए, और मिक्स करके जो मिक्स वेज तैयार होगा उस मिक्स वेज का नाम क्या है? मिश्र धातु। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट लग रहा है तो बोलिए फटाफट। नहीं है डाउट?
चलिए, नहीं डाउट है तो फिर देखते हैं आज का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव सेशन में पहले क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं अगर आपने मेरा सेशन कंप्लीट फॉर्म में देखा है तो। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स, कहता है कि कौन सा इसमें अधातु है, हमें बताइए, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिए हुए 4, आपको फटाफट चूज करके बताना है। ऑप्शन फटाफट दीजिए हमें, क्योंकि हम देंगे आपको सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम। अगले बार से नहीं होगा तो हम आपको क्लॉक यहाँ पे लगाएंगे, मिनी क्लॉक, जो आपको टिक 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 करते रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि फटाफट आपको करते रहना है, नहीं तो आप नींद में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपने उन्हें दिया, और इसका सही आंसर भी बिल्कुल इजी है, कार्बन। हमने पहचानने का नियम बताया था, आउटर मोस्ट में देखते ही पहचान लो, क्लियर हो जाएगा। जरा देख लो एक बार, अगर हमने सेशन में अगर डाउट किया, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बताओ, यह देखते ही आपको क्या दिमाग में चल रहा है? जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 रहे, वो कौन आएंगे? वह आपके धातु होंगे। अब इसके अलावा एक बच गया कार्बन, और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में होंगे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्षा में, तो कंफर्म हो गया क्या कि यह इलेक्ट्रॉन जो होगा, यह जो होगा आपका कार्बन जो होगा, वह आपका अधातु होगा। ठीक है, किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, डाउट नहीं है। अर्थात कि आपको आउटर मोस्ट में सेल के हिसाब से आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन अधातु है या धातु है, आसानी से कर सकते हैं आप। इसके लिए मैंने आपको 3 डायमेंशनल फिगर दिखाया था, उसमें भी हमने क्लियर कराया था कैसे राउंड अप करता है, कैसे घूमता है। यानी कि बाहरी कक्षा में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, पहचान लेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु बताना है, उपधातु बताना है, निम्न में से कौन है? धातु को निकाल लीजिए, अधातु को निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका उपधातु। 10, 9, इसमें सारे नाम जाने पहचाने, इसलिए इसमें तो डाउट ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ का चर्चा हमने कर दिया है। मतलब एक बिल्कुल ही अलग थलग सा लग रहा है, तो उसे तो छूट ही ले लीजिएगा आप लोग चाहिएगा तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फाइनल, खत्म। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि जिंक हमने पढ़ा था कि नहीं, धातु का निष्कर्षण जिंक का याद है कि नहीं, जिसमें हमने बताया था कि जिंक के 2 अयस्क, एक आपके जिंक सल्फाइड के फॉर्म में था और दूसरा किसके फॉर्म में था? कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में था। क्लियर है सबको? एक में जिंक ब्लेड था और एक कैलामाइन था। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का चर्चा अभी हमने किया आपको कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ धातु है कि नहीं। और कार्बन अभी पिछले ऑप्शन में आपने मारा कि अधातु है, इसलिए एक ही ऑप्शन कौन बच गया आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब? किसी को डाउट है तो बोलिए। कैल्शियम और कार्बन की चर्चा तो पीछे अभी क्वेश्चन में किए थे हम लोग, और जिंक के बारे में, जिंक का निष्कर्षण लास्ट क्लास, कल का ही क्लास तो था जिंक का निष्कर्षण, जिसमें हमने देखा था उनके 2 अयस्क के बारे में, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन के बारे में। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सबको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए फटाफट, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा वो देखिए आप, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन अपने आप में धमाकेदार है, और आजकल क्वेश्चन का लेवल इसी फॉर्म में आ रहा है। क्या कह रहा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यदि यह यौगिक जल में विलय है, बताओ कि वो तत्व कौन सा है?
बताओ कि तत्व कौन सा हो सकता है, जल्दी कीजिए। कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और गलनांक हो जाएगा हाई लेवल का, अर्थात गलेगा नहीं जल्दी वो। बताओ यौगिक का नाम जो जल में भी विलय है। 2-3 केसेस दे दिए आपको। जल्दी कीजिए फटाफट। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जरा देख लीजिए वो कैसे है, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि यहाँ पे कह रहा है कि यौगिक जल में विलय है। तो आप एक वर्ड की वर्ड से आप पूरा ढूंढ लीजिए। लोहा कभी भी जल में विलय होगा क्या? नहीं होगा भाई। सिलिकॉन जल में घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। कार्बन घुलेगा जल में क्या? नहीं घुलेगा। बताओ फ्रेंड्स कौन बच गया आपके पास? कैल्शियम एक ऑप्शन नंबर ए बच गया। एक कीवर्ड से आपने आंसर पूरा कर लिया कि जल में विलय चाहिए, लोहा सिलिकॉन और कार्बन, ये जल में विलय नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स एक तो ये मेथड था। दूसरे नंबर की बात करें कि कह रहा है जैसे क्वेश्चन के अनुसार हम सजा देते हैं फिर भी आंसर निकल जाएगा। कह रहा है कि धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। लो भाई कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया, कैल्शियम के ऑक्साइड बन गया और इसकी गलनांक उच्च होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च होती है और जो यौगिक बनेगा वह जल में विलय होगा। देखते हैं जल में विलय करा के, जल में इसका रिएक्शन करा दो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं? जैसे बोला हमने सजा दिया, सिर्फ आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। दूसरे ऑप्शन को आप डाल के देखिए, नहीं हो पाएगा। कहिए देख को हम दिखा देते हैं आपको क्या करना है इसमें। आप लोग के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर दूसरे का कैसे होगा। जैसे कार्बन का अगर यूज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, CO बनेगा या फिर क्या बनेगा, CO बना लो चाहे CO2 बनाएगा। बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और CO2 का आप क्या कर दो, क्या कर रहा है क्योंकि जल में विलय है। अब देखो जल के साथ अभिक्रिया कराओ, H2O के साथ अभिक्रिया करा लो। जल में कार्बन मोनोऑक्साइड घुलेगा कि CO2 घुलेगा? बताओ किसको घुलाएगा आप? नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसे गलत हो गया। सिलिकॉन का आपका चांस ही नहीं बनता और लोहा तो देखने से लगता है कि लोहा जल में नहीं घुल पाएगा, इसलिए आसानी से आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। बताओ फ्रेंड्स किसी को डाउट है तो क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट्स करो। और नहीं डाउट है तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डाउट बाद में भी आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अच्छा बुरा जो सही लगे, हमें जो कमी लगे सही लगे, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप क्यों लगती है? बताओ भाई टीन की लेप क्यों लगती है? जल्दी करो आंसर। देंगे हम आपको 10 सेकेंड का टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा वेट नहीं, फटाफट कीजिए। जरा हम भी क्वेश्चन पढ़ ले जरा सा कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। टीन का आपका जो संकेत होता है SN होता है। थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिया हो SN तो SN समझ सकते हैं कि SN का मतलब टीन ही होता है, इसलिए वहां पर ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। और ये क्या होगा कि जब अधिक अभिक्रियाशील होगा तो जिंक तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के, अर्थात यह गर्म जो भोजन होगा उसके साथ रिएक्शन करके और क्या कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। इस वजह से क्या होगा कि टीन के यूज ही आपका जो पॉलीबैग है, सॉरी पॉलीथीन, आपका जो फाइबर जिससे आपका लपेटा जाता है भोजन को या भोजन की पैकिंग की जाती है, उस पर जो परत होती है वह सिल्वर और टीन की जनरली पाई जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है जिंक की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? चलिए फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? मैंने बताया था कि किसका वायर घर में लगाइए बनेगा सबसे बेहतर बिजली, देगा सबसे अच्छी क्वालिटी। बताओ फ्रेंड्स इसका सही आंसर। लोहा का तार लगाओगे, एल्युमिनियम का तार लगाओगे, सिल्वर का तार लगाओगे या फिर कॉपर का तार लगाओगे, करेंट के लिए तो सभी से पास होगा, लेकिन आपको बताना है कि सबसे बेहतर कौन है। और इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में भी कल आए हुए थे। सुबह वाले बैच में हमने डिस्कस किया है और कल क्वेश्चन को और बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
इसलिए आप वो सेशन भी कभी भी आप खोल के देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी कम मार्जिन से क्वेश्चंस का आपका लेवल होता है। थोड़ा सा अगर माइंड इधर उधर हुआ कि आंसर गया बाउंड्री लाइन पर, ऋषभ पंत के छक्के की तरह, क्योंकि आज 6:60 से है ना ऋषभ पंत का छक्का। चलिए फ्रेंड्स, तो इसकी बात करते हैं और इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हमने बताया था आपको कि घर में लगा लो चांदी का तार, कभी भी क्या रहेगा, अच्छी करंट मिलेगी, लेकिन वह थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उनके अंदर प्रतिरोधकता जो क्षमता है वह सबसे कम होता है और इनके वजह से जो बिजली मिलेगी वह कम पावर में ही अच्छी बिजली मिलेगी। इसलिए जनरली सिल्वर सर्वोत्तम शौचालय के रूप में माना जाता है। एल्युमिनियम कॉपर भी बेहतर है, लेकिन आपका बेहतरीन सिल्वर है। उसके बाद अगर बात करें तो सिल्वर के बाद आपका कॉपर आ जाएगा, और कॉपर की बात करें तो एल्युमिनियम। अगर कुछ नहीं मिलता है तो फेरस से भी काम चला लीजिएगा, लोहे के तार से भी काम चला सकते हैं। जैसे पहले अर्थिंग के रूप में यूज किया जाता था लोहे का वायर, आज भी किया जाता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई नहीं हो तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे लेकिन अगले क्लास में। आज का क्लास ऐसे ही ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा लंबा करने के बाद आप सेशन में कंप्लीट बने नहीं रह पाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अपना रखिए ख्याल, और आपको कैसा लगा आज का सेशन आप हमें कमेंट्स करते जाइएगा, और सेशन को अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करते जाइएगा। आपने पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद।